इलेक्ट्रोलाइट, इससे पहले मैंने इस्तेमाल नहीं किया। डे टू डे लाइफ में आप यही इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यू स्वेट अ लॉट, डिहाइड्रेशन जो होता है या स्टमक इन्फेक्शन की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, तो सबसे पहले आपको कहा जाता है ORS कंज्यूम करिए। उसके अंदर क्या होते हैं? नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपकी बॉडी, किडनी, सबसे पहले किडनी और ऑब्वियसली न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स सभी के लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी में ब्रेन और मसल्स के बीच जो सिग्नल होता है कि आपका हाथ गर्म चीज पे टच है, तुरंत हटा लो, वो जो सिग्नल आता है न्यूरॉन्स के थ्रू, वो भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से आता है। तो जिन लोगों का किडनी फेलियर होता है उनको क्या प्रॉब्लम होती है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है एंड दे कैन नॉट डू दोज रिफ्लेक्स एक्शंस। अगर उनका हाथ आग में है, वो जल रहा है, लेकिन वो खींच नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि उनके आयंस मिसिंग है, तो ब्रेन से सिग्नल नहीं आ पाएगा कि हाथ को खींचिए। ऐसे बहुत सारे, ब्रीदिंग समथिंग, इसलिए किडनी फेलियर के बाद फेटल होता है, सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीजें आपकी बॉडी नहीं कर पाती, क्योंकि उसको पता ही नहीं अब सांस लेके छोड़ना है, राइट? हार्ट फेलियर नहीं है कि मैं ब्रीदिंग का इशू है, लंग्स फेलियर नहीं है, किडनी फेलियर है। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कितना जरूरी है, समझ आ गया? यानी इलेक्ट्रोलाइट हैज समथिंग टू डू विद आयंस। कैसे? इलेक्ट्रोलाइट दो तरह से पढ़ा जाता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो वाटर में, सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में जाते ही 100% डिसोसिएट होता है। डिसोसिएशन अल्फा लास्ट क्लास से कनेक्ट कर रही हूं। 100% डिसोसिएट होने का मतलब क्या है? जितना लिया सारा टूटेगा, मतलब कोई रिवर्स मारेगा ही नहीं, नहीं मारेगा। रिवर्स नहीं मारेगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो मेरा चैप्टर में नहीं आएगा। ऑल्दो पीएच निकालने में आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तब बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इस पे नहीं लगने वाला। ली चैटलियर लगाने लगूं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लगाने लगूं, एक्सो एंडो लगाने लगूं, सब लगाने लगूं, आई विल फेल हेयर। व्हाई? इनमें तो रिवर्स होता ही नहीं जी। क्यों नहीं होता रिवर्स? ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। तो कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब क्या होता है? पूरा टूटेगा। पूरा कब टूटता है कोई चीज? जब उसके रिवर्स का चांस ही नहीं है, ये पूरा टूटेगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनका अल्फा इज 1, जितना लिया उतना ही टूट गया। अल्फा क्या था? लेट्स रिवाइज। अल्फा था हाउ मच डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय हाउ मच इनिशियली टेकन। हाउ मच डिसोसिएटेड, जितना लिया था उतना ही। मैंने लिए थे 0.5 मोल, तो डिसोसिएट होके कितना आया? 0.5। लिए कितने थे? 0.5। अल्फा क्या आएगा? 1। तो क्या मतलब है बैकवर्ड जाने का? वो तो रिएक्टेंट 0 पहली बार हुआ इस चैप्टर में। पूरा का पूरा टूट के जाना मतलब रिएक्टेंट 0 पहली बार हुआ है। जब रिएक्टेंट 0 हुआ है तो आप कहां से के लगा लोगे? देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम की पहली खूबी क्या थी? फर्स्ट क्लास, इट नेवर कंप्लीट्स, इट नेवर गो टू कंप्लीशन। यहां कंप्लीट हो रहा है। तो ये वो है सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपकी फाइट क्या रहेगी? हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वीक कौन सा है? यही चलेगा अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। शुरू के 2-3 DPPs और लेक्चर्स में तो हम बताएंगे, बट जनरली सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस, सारे सॉल्ट्स कौन होते हैं? सब मेटल के स्पीशीज, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। जहां मेटल आ गया किसी एनायन के साथ, वो सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो ये सब के सब स्ट्रॉन्ग है। एक टॉपिक आएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वहां जाके आपको सॉल्ट सारे मिलेंगे। आज से एक टॉपिक शुरू हो जाएगा एसिड बेसिस, अगली क्लास तक थ्योरी चलेगी, उसमें आपको सारे एसिड बेसिस मिल जाएंगे, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी। तो ये चलेगा अभी। तो सभी के सभी सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट जो लोग बुकलेट पढ़ रहे हैं वहां उनको 2 सॉल्ट्स लिखे मिलेंगे मेटल के। उनके अलावा सारे सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वो 2 फ्रॉम बुकलेट आप खुद लिखेंगे अपनी नोट्स कॉपी में, ताकि बुकलेट खुले, आप ढूंढें, आपको सेल्फ स्टडी की आदत हो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुए ये। दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जरा मरा डिसोसिएट होगा। ये जरा मरा बोल तो दिया मैंने, नेग्लिजिबल बोल दिया, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा? अगली क्लासेस यही होने वाली हैं कि मैम क्वाड्रेटिक बनाए कि नहीं बनाए। मैंने क्वाड्रेटिक पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारा क्लास में, क्योंकि बननी ही नहीं है हमारे केमिस्ट्री में। इक्का दुक्का जगह बननी है, वो भी केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम वेट करते हैं जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा ना, नीचे वाले अल्फा को इग्नोर करना शुरू करेंगे। 1 - अल्फा में से जब अल्फा इग्नोर हो जाएगा तो कहे कि क्वाड्रेटिक।
तो क्वाड्रेटिक बड़ी रेयर जगह आनी है तो इट्स ओनली इन स्कूल सब्जेक्टिव, क्योंकि पीसीएम मैथ्स में है आपके लिए चेक करने के लिए मैथमेटिकल स्किल, केमिस्ट्री में नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि वो एक अलग तरह का पार्ट है और आपके मैथ्स विल टेक केयर ऑफ इट। तो जहां पर 5% डिसोसिएशन से भी कम है, लेस देन 5% डिसोसिएशन, सोचो लेस देन 5% डिसोसिएशन का क्या मतलब है? 100 अगर मॉलिक्यूल लिए थे तो उसमें कितने टूट के गए? 5, कितने बचे पीछे? तो अब ये आप सोचिए 100 में से 95 तो पीछे ही बच गए, और मैं कौन सा 100 मॉलिक्यूल ले रही हूं? कितने होते हैं? अगर मैं 0.2 मोल्स भी लेती हूं तो 0.02 मोल्स लेती हूं, 10 की पावर 23 में होते हैं। आप समझ रहे हैं? 100 में से 5 गए तो 10 की पावर 23 में से कितने गए होंगे? नेग्लिजिबल ही तो है। 5% से कम अगर कहीं आपको मिलता है तो वो एक नेग्लिजिबल या इग्नोरेंस वाले इलाके में आ सकता है कि ये तो नाम मात्र ही हुआ। तो जिनमें 5, और यही रहेगा अगली क्लासेस से आपका सवाल, हमें कैसे पता चले मैम यहाँ अल्फा इग्नोर करना है कि नहीं, क्वाड्रेटिक बनाना है कि नहीं? वही अगली क्लासेस में न्यूमेरिकल आएंगे, आई लेट यू नो कैसे हिंट मिलती है कि आपको इग्नोर करना है। तो अल्फा कम, बहुत कम is weak electrolyte, alpha 1 is strong electrolyte. What is alpha? Degree of dissociation. Alpha into 100 is percentage of dissociation. इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं, अक्सर ऑर्गेनिक बेसिस आते हैं। तो आप देखिए CH3COH जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से आप लोग क्लास 10 से लेके आए हैं, ऐसे ही HCN, मुझे नहीं पता, हमने बॉन्डिंग में तो स्ट्रक्चर में पढ़ा है, आपने पहले सुना है कि नहीं, NH4OH, ये सारे वीक बेसिस हैं, वीक एसिड्स हैं, ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या कोई चीज नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकती है जिसमें कोई चार्ज ही नहीं डेवलप होता? वो एक्वस कंडीशंस में आके क्या ही टूटेगा? चार्ज ही नहीं डेवलप हो। Cl2N2O2, ये सारे क्या हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या मैं ये बांध लूं बात सारे आयोनिक लिखे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कंसेप्शन लेना। ये आयोनिक नहीं है, ये हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में, कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी हम लोगों ने पढ़ी है, डायपोल मोमेंट हमने निकाला है। तो जिसमें भी डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है, पानी में जाके उसके 2 टुकड़े हो सकते हैं। आप सोचिए पोलैरिटी का क्या मतलब था। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग में पहुंचूं, उसको अब लगाएंगे हम, तब तक शायद आपको ना भी पता हो। कोई बॉन्ड पोलर होने का ये मतलब था चेक, ये 2 डॉट्स खिसका के जो बनाए, समझ आ गया? यानी इस बॉन्ड ने पहले ही तय कर रखा है इलेक्ट्रॉन किस Cl के पास। अगर ये 2 भाई हैं तो पहले ही तय, जायदाद तो इसी के पास जाएगी। बंटवारा पहले हो रखा है, तो जहां बंटवारा पहले हो रखा है वहां का टूटना तय है। जहां पर पहले ही डिसाइडेड है कि मैंने ही लेके जाने 2 इलेक्ट्रॉन्स, बड़े आराम से ये बॉन्ड टूटेगा, मौका मिलते ही टूटेगा। वाटर भी आया ना बीच में, एक्वस, टूट जाएगा, क्योंकि Cl को मौका चाहिए, बस कोई आए चीज मैं तोड़ के लेके चलूं। लेकिन जहां पर दोनों को कंफ्यूजन है, इसका कि मेरा, नहीं टूटेगा। जहां बंटवारा नहीं हो रखा वो बॉन्ड तोड़ने में हमको 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगी। कैसे टूटता है Cl-Cl सिंगल बॉन्ड, राइट? तो पॉइंट इज, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट है बॉन्ड तोड़ना उतना ही आसान। दिस इज आगे आने वाली केमिस्ट्री नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर के पहले कुछ लेक्चर में तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, आप लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर 10th में पढ़ा है थोड़ा सा? कितनी देर लगाई गई होगी? आधा घंटा, पौना घंटा? या वो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल ये सब करा के भेजते हैं। मेरे 5.5 लेक्चर, फास्ट स्पीड पे जाऊं तो 5.5 लेक्चर है नॉमेनक्लेचर पे, सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। अगर मैं बहुत फास्ट स्पीड पे जाऊं जिसमें आपको ज्यादा नोट ना करने दूं तो 5.5 लेक्चर्स है। तो अब आप समझ लीजिए सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर में कितना है। इसीलिए अब आगे आने वाला 2-2.5 महीना सिर्फ ऑर्गेनिक चलेगी भाई। जिसका IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेरे को 5 से 5.5 लेक्चर लगाने, फिर उसका आगे क्या करना होगा वो मैं क्या ही बोलूं। बॉन्ड कौन सा टूटेगा, 2, 3, 4 लेक्चर तो इसी बात पे लग जाएंगे। उसके बाद अगर ये सामने आया तो बॉन्ड किसका तोड़ोगे, अल्कोहल आया तो बॉन्ड किसका तोड़ोगे, कीटोन आया तो बॉन्ड किसका तोड़ोगे, और हेलाइड आया, हेलोजन आया तो बॉन्ड किसका तोड़ोगे। कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? जो बॉन्ड पहले ही बंटवारा कर चुका है। तब मैं एक लाइन बोलूंगी, जो भी पोलर बॉन्ड है उसे टारगेट करो। पोलर बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, क्योंकि वो तो पहले डिसाइड कर चुके हैं जायदाद मेरे पास आनी है, बस मौका मिलते ही लालची लेके निकल पड़ेगा। वही हुआ।
सो पॉइंट इज 5% डिसोसिएशन से कम वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग में हमेशा अल्फा 1, और कहीं मैं नहीं कह रही ये सारे आयोनिक हैं, सबूत के लिए कोवेलेंट रखे हुए हैं आपके पास, हाईली पोलर हैं, इसीलिए इनका अल्फा बहुत ज्यादा है, टूटने को तैयार थे, बस सॉल्वेंट का वेट कर रहे थे शायद। तो ये बात तय हुई इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के टफ हिस्से से बाहर निकाला। चलो जी ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखूं, कोशिश करूं, कंफ्यूज हो गई मैं, मेरे को तो रटा हुआ है बस अल्फा लगाना है इक्विलिब्रियम के नाम पे, नहीं, जैसे ही मैं ये 100 लिखूंगी, आफ्टर टी, देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, सेकेंड्स। इससे पहले क्या बात करती थी, 5, 6, 7, 10 घंटे, 3-4 घंटे छोड़ दिया, यही बात करती थी। यहां सेकेंड्स लिखा है, भाई बंटवारा इमीडिएट इंस्टेंटेनियस होगा, पहले ही पता है क्या होना है, तुरंत टूट के जाएगा। यानी फास्ट रिएक्शन ही तो वो होते हैं जो रिवर्स ट्रैक नहीं हो सकते, जो बैकवर्ड नहीं हो सकते, जो भी चेंज फास्ट है वो वापस नहीं आ सकता, रिवर्सिबिलिटी उसमें नहीं होती, जो घंटों में हो रहा है रिवर्सिबिलिटी उसमें होती है। तो यहाँ कोई रिवर्सिबिलिटी का स्कोप ही नहीं था, यहाँ रिएक्टेंट बचा ही नहीं, मैं के नहीं लगा सकती, नथिंग, जो ली चैटलियर वगैरह वगैरह कुछ नहीं लग सकता अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आया। क्यों पढ़ाया जा रहा है ये अगर लग नहीं सकता, पूछूंगी अगली क्लासेस में। अगर एक बॉटल में इतना HCl है, कितने प्रोटॉन्स हैं, आप बताओगे जितना HCl था ना उतने ही प्रोटॉन्स हैं, आप ये बताओगे अगली क्लास में मेरे को, या उससे अगली में भी, तो अगली क्लास थ्योरी पे जाएगी बहुत। प्रोटॉन्स कितने हैं, जितने HCl। क्यों भाई, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये पूरा टूट गया, वीक होता तो नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाती, देखो नीचे उसके क्या किया है मैंने, ये नोट करे ना करे इट्स ओके, इसी पे अब डीपीपी पूरी, एक डीपीपी इस पे मिलनी है, डीपीपी 5। अगर वीक होता तो शुरू में कितना 1, थोड़ी देर बाद कितना 0। वीक का मतलब क्या है, 5% मैक्सिमम, बस 5% या उससे कम। तो 1 का 5% कितना होता है 0.05, 100 ले लेती तो 5, 1 ले रही हूं तो क्या 0.05, 1 का कितना टूट के गया होगा, लगेगा इस पे केसी, बिकॉज इट नेवर एंड्स। ये तो भाई इसके कुछ पता नहीं, यहाँ सेकेंड्स क्यों लिख दिया है, यहाँ तो आवर्स लगेंगे, कुछ घंटों बाद ये, यानी अल्फा यहाँ आएगा, दिख ही रहा है अल्फा कितना है, 0.1 में से कितना गया 0.05, यहाँ 1 में से पूरा 1 गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ गए। अगर किसी क्वेश्चन में मैं ट्रिक करूं, जो करूंगी 2-3 दिन, कि HCl का के क्या होगा या समथिंग अल्फा, सीधे से सारे क्वेश्चन की अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक साइड करके क्या बोलना है, HCl का अल्फा तो 1 होता है, ये पूरा टूटेगा। NaOH का अल्फा तो 1 होता है, NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा 1 होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी नाउ कि व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? इट शुड बी डीप रूटेड नाउ इन योर थॉट्स की क्या है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, आप लोग अल्फा पे काफी सवाल पूछना चाह रहे थे, बनता भी था, मैंने रोक दिया था कि अल्फा का डिटेल मीन्स आयोनिक इक्विलिब्रियम। अल्फा को जस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, वो भी मेरे को वेपर डेंसिटी के लिए मजबूरी थी, वरना शायद मैं वो भी ना करती। अगर अब पहले समझेंगे इसको, ये रिपीट है बट पहले समझेंगे। अगर मेरे पास एक इक्विलिब्रियम है, ऑफ कोर्स वीक इलेक्ट्रोलाइट है तभी इक्विलिब्रियम है, अब तो ये बात सेट हो गई। तो शुरुआत में अगर मैं 1 लेती, ये कितना आता 0 और 0, थोड़ी देर बाद कितना होता 1 में से अल्फा, अल्फा और अल्फा। एग्री करते हैं इस बात को? लेकिन किसने कहा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 ली है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो मैंने 0.05 मोलर ली है। तो अगर एक में से अल्फा गया है तो 0.05 मोलर में से कितना गया है इनटू सी 0.05। DPP5 इज ओनली ऑन दिस, जो मिलेगी आज नहीं दे रही। सो सी की जगह क्या लिख सकती हूं मैं, जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन है। When I talk in terms of alpha, degree of dissociation, it comes when electrolyte comes into the scene. Then you are forced to use alpha. मैं पूछूंगी alpha, किसी को लगता है नहीं मेरे को नहीं करना, कोई रिवोल्यूशनरी है हमारे बीच, कोई है रिबेलियस कि नहीं मेरे को x वाले पे ही चलना है, फिर इनिशियली टेकन से डिवाइड करिए, कितना डिसोसिएटेड अल्फा अलग से निकाल लीजिए, क्या प्रॉब्लम है भाई? किसी को पुराने तरीके से ही चलना है, मेरे को तो C में से x माइनस करना है, इधर x लाना है, इधर x लाना है, आई एम ओके विद दिस। तो ठीक है, अल्फा कैसे निकालोगे?
कितना डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय कितना टेकन, आ जाएगा अल्फा, एक ही बात है। आई सजेस्ट नए को पकड़िएगा, चीजें आसान होंगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज आसान होगी, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं। जहां अल्फा आ गया वहां 1 से छोटा हो गया तो बहुत इजी रहेगा, और अल्फा को इग्नोर करना है क्योंकि इतना छोटा है, ना प्लस कर सकते हो ना माइनस कर सकते हो, अल्फा हर जगह इग्नोर होता फिरेगा, बचेगा ही कुछ नहीं। सो दिस इज यूजेज ऑफ अल्फा विल गिव यू फ्रीडम टू इग्नोर दैट थिंग, इसीलिए फायदा होगा अल्फा को इस्तेमाल करेंगे। तो अब आज की क्लास जैसे मैंने कहा मेनली थ्योरेटिकल है। मेरी क्लास से पहले पूछती हूं मैं ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होंगे। अगर मैं सॉल्वेंट बढ़ा दूं एक कंटेनर तो कुछ फर्क पड़ेगा, लास्ट पॉइंट यही डिस्कस था। बट मैं शुरू से अगर बात करूं नेचर ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट आएगा, नेचर भी और अमाउंट भी वो भी आएगा, लेकिन सिलसिलेवार चलना, ये कहीं पर टॉपिक एज सच नहीं मिलेगा, शायद बुकलेट्स में भी नहीं मिलेगा, बट ये टॉपिक इस चैप्टर में, 12th में, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, जब मन आए दिख जाएगा आपको। मतलब इसकी कोई लेबलिंग कहीं नहीं हो रखी कि एज्यूम कर लेते हैं ये तो आता ही होगा, तो आई डू इट इन दिस चैप्टर। नेचर ऑफ सोल्यूट, भाई सबसे सीधी बात, किसी ने सिंपल सोचा नहीं, बोला नहीं। नेचर ऑफ सोल्यूट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि दोनों में मैंने सेम इलेक्ट्रोलाइट लिया, शायद इसलिए नहीं बोला, बट अब मैं रैंडम पूरे के लिए बात कर रही हूं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें हमेशा डिग्री ज्यादा होगी डिसोसिएशन की, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें डिग्री वेरी वेरी लेस होगी। तो वेरी वेरी लेस में हम अक्सर अल्फा को इग्नोर मार के चलेंगे, पूरे चैप्टर में अल्फा इग्नोर करना है क्योंकि ये बहुत कम है 1 के मुकाबले। 1 में से मैं क्या ही 0.001 सब्ट्रैक्ट करूंगी, 99.9% लेके थोड़ी चलना है, वो तो 100 ही मान लेंगे। सो सबसे पहले डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कमेंट करने से पहले मैं पूछूंगी इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा क्या होगा, मैक्सिमम 1, वीक है तो क्या होगा 5% से कम, और फिर हम बता देंगे कितना। तो पहला तो आपको ऑलरेडी क्लियर करके चल रहे थे। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब NaCl मैंने किस लिस्ट में लिखवाया था पिछली स्लाइड पे, स्ट्रॉन्ग में, और उसका स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। बट हमने एज्यूम कर लिया, क्यों, क्योंकि हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर लेके चल रहे थे। अगर मैंने NaCl को वाटर में डाला तब है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो NaCl जो गर्म तवे पे मेल्ट नहीं होता, गर्म तवा उसको उतनी हीट नहीं दे पा रहा कि NaCl का बॉन्ड तोड़ सके, लेकिन पानी में डालते ही ठंडे पानी में NaCl अलग अलग हो रहा है। पानी के पास कुछ है, वाटर के पास कुछ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका डायपोल मोमेंट इतना तगड़ा है, आप जानते हैं वो हाइड्रेशन कर देता है, थर्मो में बहुत डिटेल में किया है। Na+ और Cl- अलग होने की सोचते ही तब हैं जब उनको पता है उनके प्लस और माइनस को परवाह करने के लिए वाटर की मल्टी लेयर आके जुड़ जाएंगे, हाइड्रेट कर देंगे उसको। इट्स ओनली वाटर जिसकी वजह से NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन पाया, NaCl की वजह से नहीं। ये बात ध्यान रखना, हम हमेशा सोचते हैं NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नो वेज। NaCl इन वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वाटर के दम पे NaCl डिसॉल्व हुए, वरना हम उसको कर नहीं पा रहे अर्थ पे। अगर आप 12th में जब पढ़ेंगे NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, मॉल्टन NaCl का 10th 9th में इलेक्ट्रोलिसिस करा के भेज दिया आपको, करो बच्चों NaCl का। ये नहीं बताया गया कि NaCl का तुम कर ही नहीं सकते, उसको मेल्ट नहीं कर सकते धरती पे भाई। करने के लिए उसमें बड़े जुगाड़ करने पड़ेंगे कि मैं अर्थ पे उसको इलेक्ट्रोलाइज कर पाऊं, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो करना, क्रायोलाइट डालना, बहुत कुछ है, फेल्डस्पार डालना, वो सारा पढ़ेंगे 12th में कैसे करता है कोई अगर करना चाहे तो। सो द पॉइंट इज NaCl वाटर के अंदर है तब आप उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, तब उसका अल्फा मैक्सिमम है। यही NaCl उठा के ले जाओ बेंजीन में, एक बीकर में बेंजीन लाई, NaCl डाला, लगे रहो तुम, गर्म भी कर दो, छोड़ो तुम ठंडा, नहीं होगा डिसॉल्व। डिसॉल्व होने के लिए Na+ और Cl- को अलग होना पड़ेगा। डिसॉल्व या ब्रेक जो भी कह लीजिए, डिसोसिएट इज द राइट वर्ड नाउ इन दिस चैप्टर। इसको डिसोसिएट होने के लिए ये बनना पड़ेगा ना, ये बनते ही Na पॉजिटिव कहेगा मेरे चार्ज को बैलेंस करो, नहीं मैं Cl के साथ वापस मिलके जा रहा हूं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए सामने कौन है, बेंजीन। बेंजीन में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, जिनमें डायपोल मोमेंट 0 है। डायपोल मोमेंट 0 है तो क्या, सॉरी हमारे पास ना पार्शियल पॉजिटिव एंड है ना पार्शियल नेगेटिव एंड है, ना हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं ना हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। यू प्लीज रिमेन अनडिसोसिएटेड।
आप अनडिसोसिएटेड रहिए, यू आर वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज अब आप हमारे घर में हैं, बेंजीन ये कहता है। तो NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज वी आर एज्यूमिंग इट इन वाटर। तो सबसे पहले पैराडॉक्स ये तोड़िएगा, NaCl को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने से पहले चेक करिएगा। यही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो आपको इजी लगते हैं, देख के कर देते हो और -1 करवाए आते हो, फिर लगता है यार स्टूपिड मिस्टेक्स हो गई। NaCl is strong electrolyte if it is taken in water। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का होना अल्फा पे डिपेंड करता है, अल्फा इन चीजों पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया सबको? ये दो फैक्टर सबको क्लियर हो गए। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ सोल्यूट। दूसरा फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जब तक सामने वाली स्पीशीज इन दोनों को सराउंड करके सेटिस्फाई नहीं कर सकती तब तक नहीं। अमोनिया में डिसॉल्व हो पाएगा NaCl? अमोनिया भी ठीक ठाक पोलर है, वाटर के बाद अमोनिया ही आता है शायद। अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल में फर्क क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग खोल के देख लो, केमिकल बॉन्डिंग की सारी केमिकल बॉन्डिंग निकालूंगी अब तुम्हारी केमिकल ये ऑर्गेनिक शुरू होने से पहले। पहला लेक्चर तो उसी पे लगेगा। कितना फर्क है अल्कोहल और वाटर में? अब ठीक है मैंने लीनियर बना दिया, अब हमें तो पता है ना ये लीनियर नहीं होता है। इसका डायपोल मोमेंट, दो लोन पेयर और दो पोलर बॉन्ड, फर्क सिर्फ इतना ही तो है। ठीक ठाक पोलर है अल्कोहल भी, अल्कोहल में भी NaCl और सारे सॉल्ट सॉल्युबल होंगे। सिर्फ पोलर और नॉन पोलर पहचानना ही तो एक्सपेक्ट कर रही हूं आप लोगों से, ज्यादा तो नहीं कर रही। तो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्ट्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। तो H2O इज सिंबल ऑफ पोलर सॉल्वेंट, NaCl इज सिंबल ऑफ सॉल्ट। तो भी करेंगे इस पे, अगली क्लास में भी बहुत कुछ करेंगे। क्लास टेस्ट में आपसे ट्रिक करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको आदत होगी। अब एक जो आया था सवाल, ये बनाना मत, ये तो सिर्फ जो पिछली स्लाइड पे समझाने के बाद किसी इक्का दुक्का को समझ ना आया हो तो उसके लिए मैं थोड़ा डायग्राम ले आती हूँ, कुछ बच्चों को देख के समझ आता है। वाटर लिया तो NaCl डिसोसिएट होगा एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, कैटायन एनायन। वाटर मॉलिक्यूल्स आके इस कैटायन को सराउंड करके हाइड्रेट कर देंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल्स अमोनिएट कर देंगे, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स अल्कोहलेट कर देंगे इसको, कि इनको इनके चार्जेस को सेटिस्फाई कर देंगे एंड दे विल बी इन डिसोसिएटेड फॉर्म। अब इस कैटायन को एनायन अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ही नहीं रही क्योंकि इसका चार्ज किसी और ने न्यूट्रलाइज कर दिया या सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन यही अगर आपने बेंजीन में सर्व किया, एक बारी को सोचे कोई कैटायन और एनायन बना होगा। बेंजीन हैज नो पोलर हेड, नो एनायनिक और कैटायनिक सेंटर कि वो जाके इसको सेटिस्फाई कर सके, नॉन पोलर। NaCl इतना कम डिसोसिएट होगा कि उसका अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस, नाम मात्र होगा। नाम मात्र मतलब नेग्लिजिबल। तो सामने वाला क्या कहेगा? सारा NaCl पड़ा है इसके अंदर, टूटा ही नहीं, इतना कम टूटा कि ना के बराबर टूटा। अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये ड्रॉ करने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करने के लिए कि देख लो तो याद रहे चीज। याद रहेगा हम लोगों को एवरीवन? चलिए, अब किसी ने कहा था सॉल्वेंट बढ़ा देंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, और ये 12th में काफी डिटेल में मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब आप इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल वर्क डन और वो सारी चीजें निकालेंगे, पोटेंशियल वगैरह। आप एक चीज सोचो बच्चों, इतनी देर में आप ये बात तो समझ गए होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई चीज तब बन पा रही है जब उसके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को दूर किया जा सके। एम आई राइट? असली तो मुद्दा ये है ना, Na और Cl के आयंस को दूर कर दो। टूटते ही जब देखा बेंजीन दूर नहीं कर पाया तो वो वापस ज्वाइन हो गए, यही हुआ। मुद्दा ये है तुम इनको दूर कर दो, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने ही ना दो, इतना डिस्टेंस बढ़ जाए। ये मैंने लिया 500 ml वाटर के अंदर, येलो डॉट्स दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब मैंने उसको क्या किया, वॉल्यूम को और बढ़ा दिया, 500 ml, 1000 ml कर दिया, दुगना कर दिया। पहले येलो डॉट्स पास पास थे, थोड़ा चांस था कैटायन एनायन पास पास हैं, एक दूसरे को ड्रैग करके फिर एसोसिएट हो जाएंगे। और जब वॉल्यूम बढ़ाया तो ये डॉट्स दूर दूर हो गए। अब क्या चांस है? अब इनको और जगह मिल गई तैरने की, क्योंकि कैटायन एनायन एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस फेज। कितना भी वाटर इनको घेर ले, ये दोनों को कभी भी याद आ सकता है हम तो साथ थे, कैटायन एनायन है, हम जुड़ सकते हैं, चांस है। लेकिन आप जितना इनको दूर करते जाएंगे, इनको एक दूसरे का पता चलना बंद होगा, एसोसिएशन बंद हो जाएगा और चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये दूर रहे। वॉल्यूम बढ़ाने से आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है,
जब आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो उनके बीच का अट्रैक्शन और धीमा और धुंधला होता जाता है, एंड दे ट्राई टू रिमेन फार अपार्ट, विच इज डिसोसिएशन। क्लियर हुई बात? सॉल्वेंट का बढ़ना मीन्स ऑलवेज अल्फा का बढ़ना। ये सब क्लास 12th में रेप्लिकेट होगा। किसी को अभी पसंद ना आए तो 12th की एनसीईआरटी में है, वहां पढ़ेंगे दोबारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि करंट इन्हीं आयंस नहीं लेना है। आगे हमने 12th में यही पढ़ना है, इस सॉल्यूशन में करंट ज्यादा कि इसमें, बहुत सारे लॉज आएंगे, तो वहां ये दोबारा आएगा। इतना क्लियर सबको? अब तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं जो लोग लिख रहे थे कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बच्चों? N/V। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है? N ज्यादा और V कम। यानी कि अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? ज्यादा पानी डाल दिया। हाई डाइल्यूशन, हाई डाइल्यूशन होते ही अल्फा क्या हो जाएगा? हाई। लो डाइल्यूशन होते ही अल्फा क्या हो जाएगा? लो। तो क्लास 11th में जस्ट इजी रखने के लिए हम डाइल्यूशन पे बात करेंगे। लो डाइल्यूशन मतलब लो अल्फा, हाई डाइल्यूशन मतलब हाई अल्फा। 12th में आते ही एनसीईआरटी कहेगी छोड़ो अब तुम 12th में आ गए हो, अब हम बात करेंगे लो कॉन्सेंट्रेशन की, हाई कॉन्सेंट्रेशन, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या था बच्चों? नेचर ऑफ सोल्यूट। दूसरा फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा क्या था? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ज्यादा लेंगे तो अल्फा हमेशा ज्यादा होगा। आखिरी के दो देखिए क्या है, मुझे बताने की जरूरत है, अगर ये लिख लिया हो, चौथा और पांचवा। चलिए, अल्फा पढ़ाने के बाद अब अगली क्लासेस में अल्फा दोबारा लेंगे जब न्यूमेरिकल शुरू होंगे। ये तो मेरा अल्फा खत्म हुआ कि आप आज के बाद अल्फा को पकड़ लें। अब अनदर थियोरेटिकल पार्ट, इसमें डिपेंड करेगा आप लोगों की पिकअप पे, डिपेंड करेगा आप लोग कितना इंटरेस्ट इधर से दिखाते हैं, कितना सोते हैं क्लास में, कितना बोरिंग लगता है आपको, कितना इंटरेस्टिंग लगता है, मैं कितना कंफर्टेबल कर पाती हूँ। तो एसिड और बेसिस 2 साल का या तो इकट्ठा कंप्लीट करूंगी, नहीं तो जितना आप झेल पाए उतना बाकी का 12th में लेके जाएंगे। ये हर बार हम वेरिएबल रखते हैं, जैसे बैच शक्ल दिखाएगा। एसिड्स एंड बेसिस कुल मिला के आपको अब कौन सी चीज को आप एसिड कह सकते हो, कौन सी चीज को आप बेस कह सकते हो और कौन सी चीज को कुछ भी नहीं कह सकते, वो पकड़ना है। तो क्लास 10th से शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एसिड और बेसिस का आया था। इसमें मेरी बुकलेट में कंटेंट थोड़ा ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू क्लास। जो लोग क्लास सरवाइव कर रहे हैं वो बुकलेट का कंटेंट बड़े आराम से सरवाइव कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ सेल्फ स्टडी मायना रखेगा क्योंकि थ्योरी ज्यादा है। आरिनियस कॉन्सेप्ट क्लास 9th या 10th कभी तो आपको बताया गया है। एसिड और बेस में फर्क क्या है? सार इन टेस्ट तो एसिड, सोपी इन टच तो बेस, और कुछ सॉरी बिटर इज बेस, चलो ठीक है, बिटर इज बेस, और कुछ? यस, पीएच स्ट्रिप का कलर। तो रेदर उसमें मैं और बेटर पे आ जाऊं क्योंकि अगला टॉपिक पीएच ही है। 7 से कम है तो 10th वालों तो ठीक ही पढ़ाया है, गड़बड़ हम ही लोग करते हैं। 7 से आगे है पीएच तो बेस, 7 है तो अच्छा। बारिश के पानी का पीएच क्या होता है? क्यों? पोल्यूशन। 7 से कम। अच्छा, इतना याद करवा के भेजा है, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ जी, टूथ डिके, यस प्लीज। क्या टूथ डिके? क्या? बहुत बढ़िया। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने एक ही चीज छोड़ी है। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी देखें तो एक चीज छोड़ी है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन डे टू डे लाइफ। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी उसको पता होगा टूथ डिके क्या है। अगर आप मीठा खाते हैं, मीठा क्या होता है? हर वो चीज जो टेस्ट में मीठी है वो नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर ऑफ कोर्स। तो उससे ओरल कैविटी में क्या जनरेट होता है? प्रोटॉन्स, H+, एसिड। Whenever you eat any kind of carb, it will make your oral cavity, your stomach तो खैर वैसी acidic है, whole body medium forced to convert more acidic। तो जितना भी आप मीठा खाते हैं और अगर immediate आप oral cavity को dilute नहीं करते, right? या तो आप स्पिट करें या पानी बहुत पिएं,
ओरल कैविटी को अगर आपने डाइल्यूट नहीं किया और आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा वो मिठास आपके मुंह में रही, अरे यार इतनी अच्छी बर्फी खाई है, लोग कहते हैं अभी कुछ और नहीं खाएंगे, इसका टेस्ट रखना है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, कोई अपना भाई अच्छी पसंद का केक पेस्ट्री खाए, इसके ऊपर कुछ नहीं खाना क्योंकि मेरे को इसका टेस्ट रखना है बस। टूथ एनिमल की तो होली वहीं पे, ठीक है। जैसे ही H+ आपकी ओरल कैविटी में आया, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपके ओरल कैविटी में चल रहा होता है। प्रोटोन जो है उसमें एक रिएक्टेंट है जो एनिमल से रिएक्ट करता है। आपने अपनी ओरल कैविटी में किसको ज्यादा कर दिया? प्रोटोन को। जब रिएक्टेंट ज्यादा हुआ तो एनिमल इज फोर्स टू कंज्यूम इट टू अंडू। उसको कंज्यूम करने के लिए, अंडू करने के लिए एनिमल किधर जाएगा? डिस्ट्रॉय होके रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि उसको के तो फिक्स रखना है। ओरल कैविटी का टेम्परेचर फिक्स है, लगा लो थर्मामीटर सुबह शाम रात। ओरल कैविटी का टेम्परेचर फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है तो के फिक्स्ड है, वापस आएगा ही आएगा। आप मीठा खाओ, ओरल कैविटी डाइल्यूट मत करो, तो धीरे धीरे एनिमल केसी वापस लाने के लिए डिस्ट्रॉय होता रहेगा और कैविटीज बनती रहेंगी। तो कई बार लोग कहते हैं हम तो चॉकलेट्स नहीं खाते, हम तो मीठा नहीं खाते, फिर भी पता नहीं क्यों कैविटी हो रही है। बिकॉज आप कार्बोहाइड्रेट तो कंज्यूम करते हैं, आप ओरल कैविटी को अगर खाना खाने के बाद डाइल्यूट नहीं करते हैं तो वो होगा। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसी कुछ चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी हैं जो मैंने नहीं पढ़ाई की है, अपना सेल्फ स्टडी है, बच्चे खुद पढ़ पढ़ के सुन सुन के कर लेंगे। ये तो जरूरी बताया गया है क्लास 10th या 9th में, जितना मैं जानती हूँ। हर प्रोटोन रिलीज करने वाली चीज को बोलते हैं एसिड, नहीं तो हमने नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट में करा है इस चीज को। हर OH रिलीज करने वाली चीज को क्या कहते हैं? बेस। हमें अभी आज की डेट में इतना ही पता है एसिड बेस को लेके बस। एवरी प्रोटोन डोनर इज एसिड, एवरी हाइड्रोक्साइड डोनर इज बेस। तो ये अगर मैं आर्हेनियस की डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं है, बस अधूरी है। तो कोई डेफिनेशन गलत नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती बच्चों आर्हेनियस नहीं इस्तेमाल होगी, 12th में आर्हेनियस भी इस्तेमाल होगी। एवरी प्रोटोन डोनर इन एक्वस सोल्यूशन। अलग कलर से लिखने का कुछ मकसद है, जो आज आए ना आए, बट अलग कलर लिखना एक बहुत जरूरी चीज पे ध्यान दिलाना होता है। तो प्रोटोन डोनर एसिड है, जैसे ये सारे एसिड होंगे, चेक करिए, ये सबके सब एसिड है। CH3COOH में अवनीत कितने प्रोटोन दिख रहे हैं जो डोनेट हो सकते हैं? एसिटिक एसिड जो आप पहले से जानते हो, विनेगर जिसको कहते हैं, कितने H हैं जो रिलीज हो सकते हैं? 4। जसमहक 4। एक। क्यों एक? बंटवारा तभी होता है, बॉन्ड तभी टूटता है जहां बंटवारा हो रखा हो। अगर तुम एसिटिक, यही है ऑर्गेनिक की झलक, जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन 12th में पढ़ाए जाएंगे। अगर तुमने फलानी चीज दी इसको तो क्या होगा, तो पहले तो तुम सोचोगे इसमें कुछ और हो ही नहीं सकता, जो पोलर बॉन्ड है उसको तोड़ो। पोलर बॉन्ड कौन सा है? अगर अब तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम कर चुके, CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये काफी पोलर है बॉन्ड। पता लगता है नहीं भाई इससे ज्यादा पोलर क्या है? O और H में और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तड़ाक से टूटेगा। दैट इज व्हाई इट इज एसिड, क्योंकि पहले ही डिसाइड हो रखा है ऑक्सीजन सारी जायदाद रखेगा, H को तो हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव, ये तो सब छोड़ के जाने को तैयार है। लेकिन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच नो डाइपोल, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है, इसको तुम हिला नहीं सकते। पूरी ऑर्गेनिक इसी बात की है, पूरी ऑर्गेनिक 11th क्लास में 2 या 3 ही रिएक्शन दिए हैं, बाकी तो GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया है। इस H को कैसे तोड़ें, क्या लेके आए? अल्ट्रावायलेट लाइट लानी पड़ी और किसी चीज से टूटा नहीं C और H बॉन्ड, इनमें बंटवारा ही नहीं है, ये अलग ही नहीं होना चाह रहे। सो पॉइंट इज CH3COOH में एक ही प्रोटोन डोनेट होता है, इसीलिए ये भी मैंने एसिड में रखा। ये सारे एसिड है, ये तो आपके जाने पहचाने, इसलिए मैंने इस पे पकड़ा ही नहीं आपको। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये सारे बेस हैं, चेक। ये मोनो एसिडिक बेस, एक ही एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ये भी मोनो एसिडिक बेस, ये भी मोनो एसिडिक बेस, ये डाई एसिडिक बेस। तो आर्हेनियस क्लास 10th का मैंने एक बार रिवाइज करा दिया आपको कि आर्हेनियस साइंटिस्ट ने क्या कहा, इसको एसिड बोलते हैं, इसको बेस, एक आधी चीज और दे दी, सार इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट वगैरह वगैरह। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हम अगर कहें एसिड ढंग से समझाओ आप, ठीक है ये एसिड है बट क्या, कैसे, हाउ, जो भी बोलो, तो आर्हेनियस ने अपनी बात को कैसे एंड किया? उन्होंने कहा HCl लीजिए,
हाँ ले लिया जी टेस्ट ट्यूब में HCl, गैस है HCl ले लिया, मैं लिटमस लेके गई उसके पास, क्योंकि ये बात आर्हेनियस के आने से पहले तय थी कि ब्लू लिटमस को जो चीज रेड करती है वो एसिड हो गया, और रेड को जो रेड को ब्लू कर देता है वो क्या हो जाता है, बेस। तो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है तो एसिड है, लेकिन खाली ड्राई HCl गैस, क्लास 10th का क्वेश्चन है, डू नॉट शो एनी चेंज इन लिटमस। तो आर्हेनियस ने यही कहा कि ये सारे किसकी प्रेजेंस में, एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, अकेला HCl एसिड नहीं है भाई। तो ये बात पता थी, तो उन्होंने कहा HCl जब तुम वाटर में लेके गए तो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। थोड़ी देर के लिए मेरे को हाइड्रोनियम आयन हटा के H+ बताना बोलना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए H+ और Cl-। मैं ऊपर की डेफिनेशन को तो यही पकड़ूंगी, मैं थोड़ी देर के लिए रेज कर रही हूं H3O+ को, कि अगर मैं उनकी डेफिनेशन मानूं तो HCl ने क्या दिया, H+ और Cl-, इसीलिए वो एसिड है, थोड़ी देर के लिए। ओके जी, इसने ये क्यों एसिड है, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में इसने क्या दिया, H+ और CH3COO-, ये इसीलिए एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। फिर आर्हेनियस का चैप्टर क्लोज हुआ, भाई मैंने बता दिया एसिड बेस ये होते हैं। फिर उनके ऊपर कुछ सवाल दागे गए कि आप पहले ये बताओ फिर मानेंगे आपकी बात। फिर उन्होंने क्या चेंज किया, वो चेंज वापस आके करती। तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के बाद पहला तो सबसे बड़ी उनकी लिमिटेशन जो आई, प्रोटॉन H+ इतना छोटा है। अब हाइड्रोजन तुमने सभी निकाल लिया, एक ही तो इलेक्ट्रॉन था उसके पास, तुमने वो भी निकाल लिया, खाली न्यूक्लियस ही बचा एक तरह से, उस पे पॉजिटिव चार्ज। कैन यू इमेजिन द चार्ज डेंसिटी? न्यूक्लियस वैसे ही 10⁻⁻15, मतलब अगर आपको न्यूक्लियस का याद हो साइज, डायमेंशंस एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज, बहुत छोटा है। तो इतना छोटा है, उस पे तुमने इतना हाई चार्ज डाल दिया। इतनी हाईली चार्ज डेंस स्पीशीज नेचर में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। एकदम आर्हेनियस को रियलाइज हुआ बात तो सही है, तो क्यों ना मैं वाटर का हेल्प ले लूं, इससे मेरी दो बातें तय हो रही है, दो शिकार हो रही हैं एक साथ। एक तो वो वाला आंसर भी आ जाएगा, ड्राई HCl क्यों नहीं एसिड है, क्यों नहीं वो लिटमस टेस्ट शो करती। दूसरा मैं फंस रहा हूं इस डेफिनेशन में H+ लिख के। तब उन्होंने कहा नहीं, HCl तब एसिड है जब उसके सामने वाटर लाओगे, HNO3 तब एसिड है जब उसके सामने वाटर लाओगे, CH3COOH तब एसिड है जब उसके सामने वाटर लाओगे। यानी तब उनको रियलाइज हुआ एक सॉल्वेंट का सहारा लेना पड़ेगा, दैट टू वाटर। यानी वो सॉल्वेंट के सिर के ऊपर H+ बैठा है जाके, अकेला H+ नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ये आर्हेनियस ने इमीडिएट लिमिटेशन से पकड़ा कि एक्चुअली जब वाटर बहुत सारा है और इस वाटर पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये H+ क्या करेगा, इस वाटर के पास आया, वाटर ने अपना एक लोन पेयर H+ को दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाया गया आपको इसी का। H+ एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के वाटर के साथ जिंदा है, अदरवाइज H+ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आर्हेनियस को इस बात ने बहुत बचा लिया, वरना आर्हेनियस की डेफिनेशन हम पढ़ नहीं रहे होते कि ड्राई HCl क्यों नहीं देती, क्योंकि ड्राई HCl में H+ टूट ही नहीं सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी का सहारा चाहिए था, वो सहारा तुमने दे दिया वाटर से, तब जाके H3O+ आयंस बने, और उस H3O+ आयंस बनने की वजह से ही सारा कुछ हुआ, या सारा कुछ माने एसिडिक बिहेवियर शो। क्लियर? तो पहली लिमिटेशन ने तो आर्हेनियस को बचा लिया, पहली लिमिटेशन ने तो उल्टा उसकी डेफिनेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। सेकंड, अब तो सवाल खुल गए जी, H+ पे ही पकड़ लेते हैं पहले तो। बाद में देखा गया H+ एक्चुअली, और ये पूछा गया है एक बार जेई में, इसीलिए मैं ये नहीं कहती कि ये कोई एक्स्ट्रा एज डिटेल है, ये पूछा जा चुका है, ये तो फिर माना जा रहा है, आपको आता होगा। H+ सिर्फ एक H2O मॉलिक्यूल के सिर पे एज H3O+ नहीं है, वो 4-4, 3-3, 2-2 वाटर के साथ भी एक साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी H+ सिर्फ H3O+ की तरह एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो H3O+ के साथ साथ H9O4+ की तरह भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखोगे तो यहां पर 3 वाटर के ऊपर प्रोटॉन पड़ा है, यहां देखोगे तो 4 वाटर के ऊपर एक प्रोटॉन पड़ा है, यहां देखोगे तो 2 वाटर के ऊपर एक प्रोटॉन पड़ा है, बारी बारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दोनों को जोड़ रखा है। सो यानी प्रोटॉन कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ दीज फॉर्म समवेयर, आपको कभी मिले ये चीज तो।
तो आर्हेनियस की 2 कमियां तो उसने बचा ली थोड़ा सा चेंज करके, और कमियां वो बचा नहीं पाए, राइट। बाकियों में वो फिर फेल हो गए। क्या सिमिलरली OH नेगेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो खैर सिंपल बात हुई। ये सब के सब एसिड हैं कि बेस हैं, पूछा गया आर्हेनियस से। पढ़ना क्या लिखे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तुम लोगों ने कहा ना रेन वाटर एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन में कौन है? ये सल्फर डाइऑक्साइड ही था जिसके सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बन रहा है। एसिड इन्हीं की वजह से तो एसिड है। तो अगर मैं आर्हेनियस की मानूं NH3, ना एसिड है ना बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड सवाल ही नहीं पैदा होता एसिड बेस हो। सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ये तो सॉल्ट है, मतलब ही नहीं है एसिड बेस होने का, ना इसमें H दिखाई दे रहा है ना OH। ये पूरे के पूरे एटसेट्रा, एटसेट्रा में कम से कम 500 ला दूंगी मैं अभी आपको। इतने सारों को तुमने कवर नहीं किया। गिनती के 6 एसिड 6 बेस कवर करके अपनी डेफिनेशन बना के बैठ गए। गिनती के 5-6 एसिड थे, HCl, H2SO4, HNO3 और ऑर्गेनिक एसिड CH3COH और एसिड की पूरी होमोलोगस सीरीज। बस तो बहुत सारे कंपाउंड्स छूट गए एसिड बताना, बेस बताना। तो इस डेफिनेशन ने बहुत छोटे से हिस्से को कवर किया, बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अनटच्ड रह गया। एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन, ये सेट थी बात तब तक कि एसिड और बेस के बीच जब भी रिएक्शन होता है ना, सॉल्ट और वाटर जरूर बनता है। आपको 9th क्लास से बताया जा रहा होगा। ये आर्हेनियस से पूछा गया आपका एसिड और बेस लाना, देखना उसका क्या रिएक्शन होता है। चलो जी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के हिसाब से ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, चेक करना बिल्कुल सही है। जिसको उसने कवर किया एसिड, जिसको उसने कवर किया बेस, उसका रिएक्शन तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गया। लेकिन जिसके को वो एसिड तो कवर कर पाया, उसको नहीं पता ये क्या है आर्हेनियस को। अगर मैं तुक्का भी लगाना चाहूं इस पे, आर्हेनियस के हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्यों? कहां OH दिख रहा है तुमको? बेस। आर्हेनियस की इरा में रहिए, आज आपको पता है, उससे नहीं मैं बात कर रही। अगर तो आर्हेनियस के जमाने में मैं होती तो मैं तो इसको एसिड बोल रही होती, और इन दोनों से भी सॉल्ट बन रहा था। भाई 2 बेस कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, या 2 एसिड कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? तुम्हारे हिसाब से ये भी एसिड, और मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर भी दूंगी आर्हेनियस के हिसाब से एसिड है। भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन पोलर बॉन्ड है, टूटेगा, H निकलेगा, तो मैं तो दोनों एसिड बना दूं। जब दोनों एसिड है तो सॉल्ट तो नहीं बन सकता। आर्हेनियस फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ इज दिस पॉसिबल। एक एसिड पता नहीं किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, इसका मतलब पक्का ये बेस था। तो फिर बताओ बेस था। आर्हेनियस फेल्ड। यहां से पता चला आर्हेनियस लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को बेस बताना नहीं बता पाया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एसिड नहीं बता पाया। आर्हेनियस की लिमिटेशन, चेक एंड टेल मी। ये दोबारा नहीं ला पाऊंगी इतनी थ्योरी, आप लोगों को थ्योरी में बिठाना बहुत मुश्किल होता है, कोई डाउट नहीं पाएंगे। आर्हेनियस फेल्ड टू एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स एज एसिड एज वेल एज बेस। जब उनको वो बेस ही नहीं बता पाया तो रिएक्शन कैसे बता पाएगा? अब बताएंगे ना रिएक्शन, अब हम करेंगे, हम बहुत बदलाव करने वाले हैं इस डेफिनेशन में। आर्हेनियस सबको क्लियर? ये क्लास 10th का एक्सटेंशन था बस। अब अगला एसिड बेस आज शुरू कर रहे हैं, खत्म अगली क्लास में होगा फॉर श्योर। वेरी इंटरेस्टिंग, हाईली कवर्ड। आर्हेनियस तो 12th में थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक में लगेगा, ये काफी लगने वाला है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, 2 साइंटिस्ट थे, दोनों के नाम लिखे हुए, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। उनके हिसाब से उन्होंने कहा भाई आर्हेनियस सिर्फ 15 एसिड बेस कवर करके बैठा है, 500 बचे हैं। इन्होंने बहुत सारे एसिड बेसिस को अपनी डेफिनेशन में कवर कर लिया, बहुत सारे। असली लिमिटेशन तो आर्हेनियस की यही थी कि गिनती के कंपाउंड को तुम डिफाइन कर रहे हो। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बाकी सारे कंपाउंड्स को कवर करने के लिए कुछ जुगाड़ निकाला, और फिर उस जुगाड़ को एक सेंसिबल सी डेफिनेशन दी। और वो क्या थी? हर प्रोटॉन डोनर को एसिड रखते हैं जैसे आर्हेनियस ने कहा, लेकिन हर प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस बनाएंगे। OH डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाल दिया? इसका मतलब NaOH बेस नहीं है, वो आर्हेनियस की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, तो मैं उसको वापस क्यों डिफाइन करूं? व्हाई डू आई नीड टू रीडिफाइन बेस NaOH? तो कुछ बेसिस आर्हेनियस के हिसाब से बेस होंगे, बाकी बचे कुचे ये आके बताएगा ये बेस क्यों थे। सो दिस डेफिनेशन इज नॉट एट ऑल रिमूविंग अर्लियर डेफिनेशन, इट इज कमिंग इन एडिशन टू आर्हेनियस। कल को कह दो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की लिमिटेशन है,
भाई वो आर्हीनियस की लिमिटेशन को रिपेयर करने आए थे, वो आर्हीनियस को खराब करने नहीं आए थे। तो आर्हीनियस के हिसाब से जो एसिड बेस है सेट, अब वो दोबारा नहीं लाएंगे क्लास में। अब उन पे काम होगा जिनको एसिड बेस हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्यों है, क्लियर है ये बात। तो अब क्योंकि आखिरी के 1-2 मिनट लूंगी आपसे, तो इस डेफिनेशन को सुन के संभाल के जाइएगा, बाकी का अगली क्लास में पढ़ेंगे। हर वो चीज जो प्रोटॉन डोनेट कर रही है वो क्या है, एसिड। हर वो चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है वो क्या है, बेस। नाउ HCl के नीचे A लिखा है, क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। पता कैसे चला? बिना रिएक्शन लिखे आप आज के बाद एसिड बेस नहीं बता सकते, यही गलती थी आर्हीनियस की। अगर उसने रिएक्शन लिख के दे दिया होता ना तो शायद वो OH नेगेटिव लाता ही ना सीन में। तो मैंने जब रिएक्शन लिखा तो मैंने देखा HCl को वाटर में डालते ही HCl का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन मत बताना मेरे को, किसमें बन, मतलब इन दोनों में से क्या बोलूं मैं, मतलब मेरे पास ही शब्द नहीं है, आई एम सॉरी। HCl Cl नेगेटिव रह गया सिर्फ, यानी इसका प्रोटॉन कोई ले गया, प्रोटॉन डोनर बन रहा है, कह सकती हूँ। तो क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर बन रहा है इसीलिए एसिड लिखा मैंने। अब मेरा तरीका देखिए, ये एसिड है इसीलिए प्रोटॉन डोनर, फंसोगे ब्राउनस्टेड लॉरी में, क्योंकि तुमको पहले से ही पता है ये एसिड है, तो तुमने तड़ाक से बोल दिया प्रोटॉन डोनर। अगली क्लास में मैं हर एसिड जिसको तुम एसिड समझते हो उसको बेस बना के दिखा रही हूं, इसलिए याद मत कर लेना ये तो एसिड है, वरना तो एम्फोटेरिक नाम की चीज ही नहीं आएगी। फिर जरूरत पड़ने पे जो चाहे एसिड बन जाए, जो चाहे बेस बन जाए, वो है एम्फोटेरिक। फिर मैं एम्फोटेरिक कैसे लाऊंगी? तो जिसको तुम सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हो H2SO4, आज तो टाइम नहीं सपोर्ट करेगा, अगली क्लास में मैं H2SO4 को बेस बना के दिखाऊंगी और तुम गलत भी नहीं कर सकते, गलत करना भी मत। H2SO4 बेस है, बेस भी है। तो इसीलिए यहीं से शुरू हो जाइए। HCl का जब Cl नेगेटिव बना तो उससे H+ छीन लिया गया था, प्रोटॉन डोनर, इसीलिए ये A है। वाटर का क्या हुआ बच्चों? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इसके नीचे क्या लिखूंगी? वाटर इज अ बेस। अब मैं लेकर आई अमोनिया और वाटर के बीच का रिएक्शन। अमोनिया का क्या हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर? प्रोटॉन एक्सेप्ट, किससे मुझे भी परवाह नहीं। बट NH3 क्या बन रहा है? NH4 पॉजिटिव, ये बन गया प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए बेस है, राइट। H2O का क्या हो रहा है? OH नेगेटिव बन रहा है, प्रोटॉन डोनर, तो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। H2O जरूरत पड़ने पे बेस भी बन सकता है, जरूरत पड़ने पर एसिड भी बन सकता है। ये तो पता चलेगा सामने कौन है। सेम अगली क्लास में H2SO4 का दिखाऊंगी। किसी रिएक्शन में वो एसिड है, किसी रिएक्शन में वो बेस है। आज की क्लास की शुरुआत भी तो यही थी। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तब जब सामने कौन है ये पता हो, वाटर। लेकिन यहां तुम कह दो HCl एसिड है, ऐसे ही, तब जब सामने वाटर है। अमोनिया बेस है तब जब सामने इधर वाटर है। तो अभी पैकिंग मत शुरू करिए आप लोग प्लीज। कैन आई से वाटर दोनों बिहेव कर सकता है, तो इट इज एम्फोटेरिक। जरूरत पड़ने पर ये भी बेस बन गया, जरूरत पड़ने पर ये एसिड भी बन गया। नाउ अगर HCl और NH3 सामने सामने हैं तो कौन सा एसिड कौन सा बेस? प्रीसेट से नहीं चलेंगे, ढूंढ के बताएंगे, क्योंकि यहीं पे हम थोड़ी देर में अगली क्लास में ट्रिक कर देंगे और आप गलत कर दोगे। आज तो बेस बना रहे हैं। HCl क्या है? एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है। अमोनिया क्या है? बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अगले ने वाटर शॉटर की कोई हेल्प ही नहीं ली, नहीं चाहिए उसको। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, जो आर्हीनियस का कामयाब है उसको नहीं ले रहा वो, कोई वाटर की हेल्प नहीं ली, जरूरत भी नहीं है मेरे को वाटर की हेल्प की। यही वो चीजें थी जो आर्हीनियस नहीं बता पाया था। ये एसिड बेस रिएक्शन है। और आर्हीनियस क्यों फेल हो गया? क्योंकि आर्हीनियस तो मानता था एसिड और बेस बनाओगे, एक H+ छोड़ेगा, एक OH- छोड़ेगा, दोनों मिलके वाटर बनाएंगे। इस रिएक्शन में वाटर बन नहीं रहा, जबकि वाटर के बिना भी ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन ही है। यहीं से मैं अगली क्लास उठाऊंगी।